बारे में कि क्रिप्टो करेंसी का रिवॉल्यूशन हुआ कैसे, कैसे क्रिप्टो करेंसी अस्तित्व में आई, और क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली क्या है। तो आप सब लोग तैयार हैं? यदि तैयार है सुनने के लिए, समझने के लिए, तो फटाफट से चैट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस बिल्कुल एपिसोड तैयार है में। सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट और कहूंगा, अगले 30 मिनट के लिए आप म्यूट जरूर कर ले अपने आप को, ताकि सबको प्रॉपर वे में डिलीवर हो सके। ओके। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी दी जाएगी। हो सकता है कुछ टर्म्स मैं अपनी तरफ से बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी हो सकता है कुछ टर्म्स आपको स्किप करें। तो इस प्रेजेंटेशन के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे, वो भी ब्रीफ में इसकी समरी करेंगे, और आपको आज के प्रेजेंटेशन में यदि कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो वो आपका क्लियर करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से, जिस शख्स का नाम पूरी दुनिया लेती है, और उस शख्स का नाम है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। पूरी दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, जिनकी बुक्स को पूरी दुनिया में बेस्ट सेलिंग बुक्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड की एक सीरीज निकाली, और उनकी बुक्स से इस पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग मिलियनियर्स बने। उन्होंने हाल ही में अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि बिटकॉइन प्राइस विल सर्ज टू 1,35,000 डॉलर। यानी जिस इंडस्ट्री की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, इस इंडस्ट्री का जो माइलस्टोन है बिटकॉइन, उसकी फ्यूचर ग्रोथ इतनी ज्यादा होने वाली है कि उसके बारे में दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री बता रहा है। और वो इसलिए बता रहा है क्योंकि वो एक आंकड़ा आप सब लोगों के बीच में रख रहा है कि वर्ल्ड के टॉप 10 बिटकॉइन होल्डर्स कौन है। कुछ नाम आपने सुने: सतोशी नाकामोतो 1.1 मिलियन बीटीसी, बाइनेंस 6,43,546 बीटीसी, ग्रे स्केल, यूएस गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास 2,07,189 बीटीसी है, एमटी गॉक्स, बिटफिनेक्स, चाइना गवर्नमेंट के पास 1,94,000 बिटकॉइन है, माइक्रो स्ट्रेटेजी, ब्लॉक डॉट इन। ये सब दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। आज उन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी में बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है, और एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट गवाही दे रहा है कि ये इंडस्ट्री आसमान छूने वाली है। क्यों छूने वाली है? क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी बैंक को पीछे छोड़ दिया टर्नओवर के मामले में। हम आज एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो नाम ही अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा टर्नओवर बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक जेपी मॉर्गन चेज, उसका 30 डेज का टर्नओवर है 426.67 बिलियन डॉलर। और अकेली इस इंडस्ट्री जिसकी आज हम चर्चा करने वाला, उसका लास्ट मंथ का टर्नओवर है 505 बिलियन डॉलर। यदि मैं एक आंकड़ा और बताऊं, तो मैं आपसे उस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसके सबसे ज्यादा यूजर वर्ल्ड वाइड इंडिया में है। तो अपने आप को चेक करना है कि कहीं आप पिछड़ तो नहीं रहे, क्योंकि मैं आज आप सब आज गवाही बनने वाले हो उस इंडस्ट्री की जो इंडिया में आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसने अपनी ग्रोथ के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। 299.9 मिलियन डॉलर इंडिया, 9 मिलियन लोग आज इंडिया में जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को। देखिए, टुडे मनी इज एवरीवन्स बिगेस्ट नीड। यदि मैं बात करूं आपसे, तो आज की डेट में पैसा हर इंसान की जरूरत है। आज जैसे ही घर से बाहर निकलो, चाहे घर में रहो, आज उसकी हर फिजिकल नीड जो है वो पैसों से पूरी होती है। हर इंसान की जरूरत है पैसा। तो आइए हम जानते हैं कि ये पैसा कैसे बार्टर सिस्टम से क्रिप्टो करेंसी की ओर पहुंचा। तो स्टेप वाइज स्टेप हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि पैसा एक्चुअली होता क्या। हम सब ने पैसों के बारे में सुना है, उसको टच किया है, फील किया है, पॉकेट में रखा है, खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, सब कुछ किया है। लेकिन ये पैसा क्या है? पैसे को हम डिफाइन कर सकते हैं 3 तरीकों से। यदि मैं कहूँ पैसा क्या है, तो पैसा है स्टोर ऑफ वैल्यू, मीनिंग पीपुल कैन सेव इट एंड यूज इट लेटर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे को अपने पास स्टोर करके रखते हैं किसी भी फॉर्म में, और जरूरत पड़ने पे उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बेटर ऑप्शन के रूप में। यानी पैसा स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। आज आप पैसे को इकट्ठा करके स्टोर करके रख सकते हो, और फ्यूचर में उसी पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो पैसा स्टोर ऑफ वैल्यू की एक फॉर्म में। दूसरा, यूनिट ऑफ अकाउंट। पैसा क्या है? एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। सपोज आज की मैं बात करूं, तो सपोज आज किसी को 1 तोला सोना लेना हो तो उसकी कॉस्टिंग है 61,000 रुपए। तो
तो एक यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया कि 1 तोले सोने की वैल्यू कितनी है, 61,000 रुपए। तो 10 तोला लेना तो कितना हो गया, 6,10,000 हो गया। तो एक तरह से यूनिट ऑफ अकाउंट है कि यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू डिसाइड करनी है तो आप पैसे के रूप में उसकी एक यूनिट डिसाइड कर सकते हैं। नंबर थर्ड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा एक ऐसा माध्यम है जिसको हम एक्सचेंज करते हैं। पैसे से हम कुछ भी खरीदते भी हैं, कुछ भी बेचते भी हैं, पैसों को आदान प्रदान करते हैं। तो पैसों को 3 तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं: स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा अपने पास रखते हैं बचत के रूप में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाते हैं। पूरी दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं कि पैसे को बचाना चाहिए, और 10% लोग ऐसे हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं कि पैसे से पैसा बनाना चाहिए। और एंड ऑफ द डे आप सभी जानते हो वो 10% लोग दुनिया में मल्टी मिलियनर बन जाते हैं और 90% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। तो ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे अगले 7 दिनों में। देखो, पैसा क्या है, कहाँ से पैसे की शुरुआत हुई, इसके बारे में अपन देखते हैं। यदि हम बात को, जब से सृष्टि अस्तित्व में आई है तब से हर आदमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हर सोर्स उसके अकेले के पास नहीं है। उसको यदि दूसरा सोर्स चाहिए तो दूसरे आदमी की जरूरत को समझना पड़ेगा। तो इस सिस्टम की शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम से। शुरुआत में था बार्टर सिस्टम जो आज भी अस्तित्व में चल रहा है। बार्टर एक लेन देन का ऐसा सिस्टम था जिसमें दो पार्टियां, यानी दो व्यक्ति हुए या दो पार्टी, अपनी इच्छानुसार चीजों का एक दूसरे में आदान प्रदान कर सकती थी। जैसे मैं वर्तमान में बात करूं तो ईरान के पास क्या है, ऑयल, और चाइना के पास क्या है, बहुत सारी गुड्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ईरान क्या करता है, चाइना को तेल देता है, और चाइना क्या करता है, ईरान को वो सारी चीजें देता है जो उसको डेली लाइफ में चाहिए होती है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। राइट। तो बार्टर सिस्टम आज भी चल रहा है। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है। यदि मैं पुराने समय की बात करूं तो पुराने समय में होता क्या था, पैसे तो हुआ नहीं करते थे, पेपर करेंसी सिक्के तो हुआ नहीं करते थे। होता क्या था, लोगों के पास कुछ चीजें हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और सामने कोई व्यक्ति है उसके पास चने हैं। तो मुझे चने चाहिए तो मैंने क्या किया, उसको गेहूं दे दिया और उसके बदले में क्या ले लिए, चने ले लिए। तो इस तरह से आदान प्रदान होता था। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या आने लग गई, जैसे सपोज सामने वाले व्यक्ति को वो चीज नहीं चाहिए जो आपके पास है, उसको कोई थर्ड चीज चाहिए। तो इस सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगी। दूसरा, इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक चीज को दूसरी जगह पे कैरी करना बहुत मुश्किल था। रास्ते में वेदर भी बहुत परेशान करता था। तो इन सारी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे कुछ कमोडिटी ऐसी आने लगी जो उस समय बहुत पॉपुलर और लोकप्रिय हुआ करती थी और वैल्यूएबल हुआ करती थी। उनको अपन कहते थे कमोडिटीज। जैसे सबसे पुरानी जो कमोडिटी है जो मानी गई वो नमक मानी गई, साल्ट। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मैंने आपका नमक खाया है, उसका कर्ज अदा करना पड़ेगा। तो नमक क्या है, नमक सबसे पुरानी कमोडिटी है, साल्ट। यदि मैं बात करूं मॉडर्न इंग्लिश वर्ड सैलरी, सैलरी शब्द कहाँ से आया, सैलरी शब्द उसी साल्ट शब्द से आया, नमक शब्द से। नमक सबसे पुरानी कमोडिटी है। तो पुराने टाइम में क्या हुआ, बार्टर सिस्टम के बाद लोगों को ये समझ में आया कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोगों ने क्या किया, कुछ एक कमोडिटी जो वैल्यूएबल कमोडिटी थी उसको अपनाना शुरू किया। तो पुराने समय में साल्ट, नमक एक बहुत वैल्यूएबल चीज मानी गई थी। तो नमक के बदले चीजों का आदान प्रदान होता था। किसी भी व्यक्ति के पास यदि नमक होता था तो उसको बहुत ज्यादा मतलब अमीर माना जाता था, और नमक के बदले में चीजों का आदान प्रदान होता था। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग कमोडिटी पॉपुलर होने लगी। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ऑलमंड्स को बहुत वैल्यूएबल माना गया था। लोग ऑलमंड्स के बदले में अपना व्यापार करते थे, चीजों का लेन देन करते थे। बेबीलोन जो एक समय में बहुत अमीर देश था, वहां बार्ले, मंगोलियन लोग चाय जो थी उसको काफी वैल्यूएबल मानते थे, उसके बदले में आदान प्रदान होता था। जापान और बर्मा में चावल, नॉर्वे में बटर, अफ्रीका में अफ्रीकन लोग क्या करते थे, मेल और फीमेल स्लेव्स को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मानते थे। और वो उनको यदि कोई भी दूसरी चीज जरूरत की कोई भी चीज देनी होती थी तो मेल और फीमेल स्लेव को देते थे और उसके बदले में चीज लेते थे। पुराने समय में जो पॉपुलर लीगल टेंडर हुआ करते थे वो हुआ करते थे काकुआ बीन्स, काउरी सेल जिसको कोड़ी अपन बोलते हैं, व्हाइट वेम्पम। ये कुछ चीजें जो पुराने समय की फेमस कमोडिटी थी। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज को समझना, बार्टर सिस्टम में चीजों का लेन देन होता था, एक वस्तु लेते थे दूसरी वस्तु देते थे। लेकिन जब किसी व्यक्ति को वो इच्छित वस्तु नहीं मिलती थी तो उसके लिए ट्रांजेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेन देन बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उस समय कुछ एक कमोडिटी यानी कुछ एक ऐसी चीजें जो उस समय की पॉपुलर थी उसको वैल्यूएबल माना गया और उनके बदले में आदान प्रदान होने लग गया।
ठीक है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी कि इतनी भारी ज्यादा संख्या में कमोडिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना बहुत मुश्किल था। और अलग अलग जगह की अलग अलग कमोडिटी थी। तो फिक्स डिसाइड नहीं हो पाता था कि आपको इतने आलमंड्स के बदले इतने चावल मिलेंगे या इतने चावल के बदले इतना बटर मिलेगा, ये कुछ डिसाइड नहीं हो पाता। तो हुआ क्या उस दौरान, सबसे पहले टर्की में कॉइन्स डेवलपमेंट हुए। और सबसे पहले एक इलेक्ट्रम कॉइन बने जिसमें 75% और 25% के रेशो से गोल्ड और सिल्वर मिक्स करके एलोय के कॉइन बनाए गए। टर्की ऐसी पहली कंट्री थी चाइना के साथ में जिसने कॉइन का आविष्कार किया। धीरे धीरे इलेक्ट्रम कॉइन के साथ में कोपन कॉइन आए, उसके बाद लेदर मनी आई। तो जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रम कॉइन किसकी बात करो, आपने पुराने समय में असरफियों का नाम सुना होगा, तो वो एक तरह से इलेक्ट्रम कॉइन ही है। तो वहां पे क्या हो गया, लोगों ने अ, सिक्कों पे अपना ट्रांजेक्शन शुरू किया, किसी भी चीज के बदले इतने कॉइन आपको देने हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज का मूल्य निर्धारण उन कॉइन से होने लग गया, चाहे वो कॉपर कॉइन हो, चाहे लेदर मनी हो, चाहे इलेक्ट्रम कॉइन हो। तो जब कॉइन के बदले में चीजें मिलने लगी तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम आई कि यदि हमें कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करना है, या सपोज मान लीजिए किसी को 100 बोरी गेहूं चाहिए, तो उसके बदले में उसको कितने सिक्के देने पड़ेंगे, उसको बहुत सारे सिक्के एक थैले में डाल के देने पड़ेंगे। तो इतने सारे सिक्के जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा तो रास्ते में चोरी होने की भी संभावना है। क्योंकि पुराने समय में इतनी डेवलपमेंट हुआ नहीं करते थे, ट्रेवल इतना आसान नहीं था, इतनी सड़कें वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो वहां पे एक रिस्क थी कि इतना सारा सिक्का एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे तो ट्रांजेक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। सिविलाइजेशन का दौर आया, धीरे धीरे हुआ क्या, चाइना ऐसी पहली कंट्री बनी जिसने पेपर का आविष्कार किया। पहली कंट्री बनी जिसने पेपर का आविष्कार किया, और धीरे धीरे पेपर करेंसी एग्जिस्टेंस में आई। सन 1900 के समथिंग पेपर करेंसी एग्जिस्टेंस में आई, सबसे पहले चाइना के माध्यम से। और बुद्धिस्ट वो पहले लोग बने जिन्होंने बैंक कंसेप्ट लेके आए। तो लोगों ने क्या किया, पेपर करेंसी बनाई। लेकिन पेपर करेंसी के साथ में उन्होंने क्या दिया, पेपर करेंसी के साथ में उन्होंने दिया गोल्ड स्टैंडर्ड। कि कोई भी कंट्री या कोई भी सरकार या कोई भी शासक उतनी ही पेपर करेंसी बना सकता है जिसके अनुपात में उन्होंने गोल्ड उस देश की सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी के रूप में दे रखा है। इसको यदि मैं आसान भाषा में समझूं, मान लीजिए हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत सरकार उतनी ही पेपर करेंसी मार्केट में निकाल सकती है जिस करेंसी के इक्वल में गोल्ड उन्होंने आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और वर्ल्ड बैंक में उन्होंने रख रखा है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। ठीक है, मतलब मार्केट में उतनी ही करेंसी आएगी, उतनी ही पेपर करेंसी आएगी जितने के इक्वल गोल्ड उन्होंने सेंट्रल बैंक अथॉरिटी के यहाँ रख रखा है। लेकिन जब 1974 में सिविलाइजेशन का दौर आया, आपको मैं बता दूं, 1933 से लेके 1974 में अमेरिका ऐसी पहली कंट्री थी जिन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। क्योंकि वर्ल्ड वार की सिचुएशन के बाद में वहां के हालात ऐसे थे कि उस कंट्री को डेवलप करने के उनको बहुत सारी करेंसी मार्केट में लानी जरूरी थी, और इतना गोल्ड उनके पास था नहीं। तो यदि वो गोल्ड स्टैंडर्ड को मान के चलते तो आज वो इतने डेवलप नहीं हो पाते। ऐसा सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं हुआ, दुनिया की हर कंट्री के साथ हुआ। आज महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, उसका रीजन है कि गोल्ड स्टैंडर्ड हट चुका है। आज किसी भी देश की गवर्नमेंट ने मार्केट में उतनी पेपर करेंसी निकाल रखी है कि शायद उसके अनुपात में गोल्ड उतना नहीं रखा हुआ जितना रखा जाना चाहिए था। यानी गोल्ड तो कम रखा हुआ है सेंट्रल अथॉरिटी के पास, और पेपर करेंसी मार्केट में ज्यादा आई हुई, इसी वजह से महंगाई का दौर आया हुआ है। ठीक है। अब जब पेपर करेंसी आई तो पेपर करेंसी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग गई। कि पेपर करेंसी भी क्या हुआ, उसके नोटों को बनाने में, उनकी ढलाई में, उनकी छपाई में, उनकी प्रिंटिंग में भी बहुत ज्यादा कॉस्ट होने लगी। और साथ साथ ही नकली नोट भी मार्केट में आने लग गए। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ा, बैंक्स ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी बैंक्स ने अडॉप्ट की, तो धीरे धीरे क्या हुआ, एटीएम मशीनों का दौर आने लग गया। तो पेपर करेंसी कन्वर्ट हुई, पेपर करेंसी आज भी चल रही है लेकिन उसने एक अलग फॉर्मेट ले लिया प्लास्टिक मनी के रूप में, जिसको अपन एटीएम बोलते हैं। तो थोड़ा आसान हो गया कि लोगों को पेपर करेंसी लेने के लिए या नोट्स लेने के लिए बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में नहीं जाना पड़ता, लोग एटीएम से जाके भी आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो जो रुपया पहले, या ट्रांजेक्शन का रूप जो पहले बार्टर सिस्टम से कमोडिटी में आया, कमोडिटी से कॉइन्स में आया, कॉइन से बैंक नोट्स में आया, बैंक नोट से वो प्लास्टिक करेंसी एटीएम तक सीमित हो गया। यानी एटीएम आने के बाद लोगों को बैंक में जाके लंबी लंबी लाइनें लगाना बंद होगी, एक ऑप्शन मिल गया उनके पास एटीएम के रूप में, वो कहीं भी रहे एटीएम से अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
लेकिन एटीएम में भी एक लिमिट थी कि आप पर डे इतना ही पैसा एटीएम से निकाल सकते हो। ठीक है। फिर आज की यदि मैं बात करूं तो यदि एक एटीएम है तो उस एक एटीएम की सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन तीन सिक्योरिटी गार्ड को तीन तीन शिफ्ट में रखना पड़ेगा, फिर भी पता चला एटीएम मशीन उखाड़ के ले गई। तो इसका अल्टरनेट क्या सोचा, यूपीआई या मोबाइल बैंकिंग। जरा सोच के देखो, आज के 5-7 साल पहले किसने सोचा था क्या कि एक क्यूआर कोड से भी आप पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हो। नहीं सोचा था ना, लेकिन वो पॉसिबल हुआ ना। आज हम क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी दुकान पे, चाहे हम बाल कटवा रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, चाहे कपड़ों कपड़े खरीद रहे हो, चाहे हमें रियल पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो। तो क्या हुआ, प्लास्टिक करेंसी से फॉर्म बदला किसमें, यूपीआई में। लेकिन यूपीआई में भी एक लिमिटेशन थी कि आप पर डे 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते यूपीआई से। और आपको यदि ट्रांजेक्शन करना है तो आप उसी कंट्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यूपीआई आने के बाद क्या हुआ, लोगों का भरोसा टेक्नोलॉजी पे बढ़ा। आज की डेट में आप जहां भी हो, आपको यदि 10 दुकान बाद भी पेमेंट करना है ना, तो आप कैश पेमेंट देके नहीं जाओगे, आप यूपीआई से पेमेंट करना उचित समझो। क्योंकि लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना शुरू करे, लोगों का भरोसा लोगों पे नहीं रहा, लोगों का भरोसा टेक्नोलॉजी पे रहा। तो यूपीआई एक अच्छा ऑप्शन आया कि आज आप कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे पूरी इंडिया ट्रेवल कर रहे हो, आपको पॉकेट में कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास आपका मोबाइल है, एटीएम भी नहीं है, तो आप पूरी इंडिया ट्रेवल कर सकते हो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट भेज के। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे सिविलाइजेशन के बाद सन 2008 में एक टेक्नोलॉजी आई जिसने पूरी दुनिया में धीरे 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 अपना नाम बनाना शुरू किया। और उसने यूपीआई की प्रॉब्लम को सोल्व किया। यूपीआई में क्या प्रॉब्लम थी, आप एक ही कंट्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यदि आपको वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया 2008 में क्रिप्टो करेंसी ने, द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल मेजर प्रॉब्लम्स विथ मनी। तो क्रिप्टो करेंसी, बार्टर सिस्टम से क्रिप्टो करेंसी की ये जर्नी थी। अब क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसको थोड़े से आसान शब्दों में हम समझते हैं। देखो क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको समझिए। ये जो भी मैंने स्क्रीन पे लिख रखा सेंटेंस को मैं टुकड़ों में आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एनी फॉर्म ऑफ करेंसी, यानी करेंसी की एक ऐसी फॉर्म है दैट ओनली एग्जिस्ट डिजिटली। ये केवल डिजिटली एग्जिस्ट करती है। इसको आप अपने पर्स में नहीं डाल सकते, आप अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते। ये एक इंटरनेट वैलेट से दूसरे इंटरनेट वैलेट में ही ट्रांसफर होती है। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक डिजिटल करेंसी है दैट यूजुअली हैज नो सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस पे किसी भी बैंक का या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। बट इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय यूजेज ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को अडॉप्ट करती है टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड मैनेज द इंश्योरेंस ऑफ न्यू यूनिट, एंड देट रिलाइज ऑन क्रिप्टोग्राफी टू प्रिवेंट काउंटर फिल्टिंग एंड फ्रॉडेंट ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन को फ्रॉड से बचाने के लिए एक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में आपके ट्रांजेक्शन को एक इंटरनेट वैलेट से दूसरे इंटरनेट वैलेट में पहुंचाता है। मैं इसको आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखो क्रिप्टो करेंसी किसी देश की मुद्रा नहीं है, ये एक तरह की ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो आपके एक इंटरनेट वैलेट से दूसरे इंटरनेट वैलेट में ट्रांसफर होती है। और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में होती है। और चूंकि ये क्रिप्टोग्राफी पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉड होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यदि मैं मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, तो यदि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो आपने बिटकॉइन का नाम जरूर सुना होगा। बिटकॉइन एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करेंसी है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन। यदि मैं आपसे सेंट्रलाइज करेंसी की बात करूं तो सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी क्या है, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज करेंसी होने के अपने आप में क्या फायदे, कि डिसेंट्रलाइज करेंसी पूरी तरह से क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड होती है। यहाँ पे फ्रॉड की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। इसको अपन समझ सकते हैं कैसे, देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या है इसको समझिए। क्रिप्टो करेंसी वर्ड कहां से है, क्रिप्टो करेंसी वर्ड आया क्रिप्टोग्राफी से। और क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है वो देखिए। क्रिप्टोग्राफी एक तरह से इंक्रिप्शन टेक्निक है, इंक्रिप्शन टेक्निक है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी विच कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड क्रिप्टोज, जिसका मतलब होता है हिडन सीक्रेट। क्रिप्टोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन या सीक्रेट, यानी छुपा हुआ। एंड ग्राफिन्स, ग्राफिन्स का मतलब होता है टू राइट, ऐसी चीज जो हिडन हो और लिखी हो।
इज द प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ टेक्निक फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। एक तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए काम में ली जाने वाली एक ऐसी टेक्निक जो पूरी तरह से क्या हो, सिक्योर हो और हिडन हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। और इस टेक्निक को अपन बोलते हैं एनक्रिप्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्रिप्टो करेंसी में ली जाने वाली टेक्निक का नाम है क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी होती है एक ऐसी हिडन टेक्निक जिससे आप शब्दों को या कम्युनिकेशन को या ट्रांजेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सको एकदम सिक्योर तरीके से। एनक्रिप्शन होता है क्या, ये जो टेक्निक है क्रिप्टोग्राफी में काम में ली जाती है, इसको अपन बोलते हैं एनक्रिप्शन। और एनक्रिप्शन क्या होता है इसको समझिए। एनक्रिप्शन इज प्रोबेबली द मोस्ट वेल नोन यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। एनक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी में काम में ली जाने वाली सबसे वेल नोन टेक्निक है। एंड इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग ए मैसेज। यानी एक ऐसी तकनीक है जिससे हम किसी भी मैसेज को इनकोड कर सकते हैं और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन सच ए वे that only authorized parties can access it। यानी क्रिप्टोग्राफी में जो टेक्निक काम में ली जाती है एनक्रिप्शन, वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिर्फ ऑथोराइज्ड पार्टी ही एक्सचेंज कर सकती है कि क्या मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा गया है। दोज हु आर नॉट ऑथोराइज्ड कैन नॉट, जो ऑथोराइज्ड नहीं है वो एक्सचेंज नहीं कर सकता। स्क्रीन पे देखिए आप, स्क्रीन पे आपको देख रहे हो ए साइड में एक डिजिटल वैलेट या लैपटॉप मान सकते हो, उससे एक मैसेज भेजा गया है किसी सीपीयू को या किसी सर्वर को। अब यहाँ पे आप देखिए, ए लैपटॉप को आप ए मान लो और सर्वर या सीपीयू को आप बी मान लो। सपोज किसी ए पर्सन ने मैसेज भेजा हेलो, HELLO हेलो। तो जैसे ही वो क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट में आया वैसे ही वो मैसेज ऑटोमेटिक इनक्रिप्ट हो गया और ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया जिसको बीच वाला कोई समझ नहीं सकता क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब वो रिसीवर को पहुंचेगा तो फिर से डिक्रिप्ट हो जाएगा और रिसीवर के पास एज इट इज हेलो के फॉर्म में ही पहुंचेगा। यानी जिसने मैसेज भेजा उसने हेलो लिखा है, जिसके पास मैसेज आया है उसके पास भी हेलो ही आया है। लेकिन बीच में सर्वर की जो भी प्रोसेस रही है उस प्रोसेस में वो मैसेज क्या हो गया, एनकोड हो गया, इंक्रिप्शन फॉर्म में आ गया या ऐसी फॉर्मेट में आ गया जिसको रीड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इस तरह से आपका भेजा गया कोई भी संदेश, आपका भेजा हुआ कोई भी कोड, कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप एक वैलेट से दूसरे वैलेट में भेजते हो तो पूरी तरह से एनकोडिंग फॉर्मेट में आ जाता है। इसको अपन बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। केवल ऑथोराइज्ड पर्सन जिसने भेजा है और जिसको भेजा है, केवल ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसको सही फॉर्मेट में पा सकते हैं। बीच में यदि कोई थर्ड पर्सन उसको हैक करने की कोशिश करता है, चेक करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए ये बिल्कुल असंभव सा काम है। इसको अपन बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी और एनक्रिप्शन टेक्निक।